आज दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बीजेपी सरकार की नई मुख्यमंत्री दिल्ली के विधानसभा में आज सीएजी रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने एक्साइज पॉलिसी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं हैं, जिसके चलते दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी है वो तब से सिर्फ यही कहते आ रहे हैं कि हम ये जांच कराएंगे, वो जांच कराएंगे, सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अभी तक उन्होंने दिल्ली से जो वादे किए थे उन पर कोई बात नहीं की है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस एक्साइज पॉलिसी की वो बात कर रहे हैं उसकी बात 2 साल से हो रही है, जिसका मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर सीएजी रिपोर्ट को पेश नहीं किया था ताकि उनका भ्रष्टाचार उजागर ना हो। वहीं बीजेपी सरकार ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही ये ऐलान कर दिया था कि वो सबसे पहले विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करेगी ताकि दिल्ली के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह रिपोर्ट राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी द्वारा तैयार की गई है ताकि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को कम किया जा सके। आतिशी सिंह ने कहा है कि दिल्ली की न्यू एक्साइज पॉलिसी अगर लागू होती तो दिल्ली को न सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट होता बल्कि दिल्ली में जो शराब तस्करी होती थी दूसरे राज्यों से वो रुक जाती। इसीलिए न्यू एक्साइज पॉलिसी को रोकने का काम दिल्ली के एलजी साहब, सीबीआई और ईडी ने किया, जिसके इन सब के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ समझनी होंगी कि आखिर दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी इतना क्यों है, क्यों आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इतना हमलावर है और क्यों जब से सरकार बदली है बीजेपी आम आदमी पार्टी के जैसे पीछे ही पड़ गई है। तो ये दोनों मुद्दों को हम समझेंगे कि आखिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इतना तकरार क्यों है। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे कि बीजेपी की पारदर्शिता और जवाबदेही की बात, उसकी क्या विश्वसनीयता है। देखिए, पूरे देश में जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में इतना विस्तार किया है कि उसने दिल्ली, पंजाब में न सिर्फ पार्टी बनाई, इसके अलावा गोवा और गुजरात में भी अपना खाता खोला और देश के कई राज्यों में विस्तार को उसने बढ़ावा दिया है। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। बीजेपी की रणनीति रही है कि आम आदमी पार्टी को कैसे भी करके कमजोर किया जाए, अदरवाइज बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंध लगेगा और आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी के सामने खड़ी हो जाएगी। इसी के चलते दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी साहब लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यों में अड़ंगा डालते रहे, उनकी फाइलों को रोकते रहे और तमाम तकरारें दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में देखने को मिली। इसी क्रम में 2023 में तो बीजेपी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक लाकर एलजी को दिल्ली का बॉस बना दिया और केजरीवाल सरकार की शक्तियों को सीमित तक कर दिया। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख हिस्सा थी, जिससे बीजेपी को लगा कि आम आदमी पार्टी का दबदबा लगातार इतना बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो कैसे भी करके आम आदमी पार्टी को कानूनी पचड़ों में उलझाकर उसको कमजोर किया जाए और उसके स्टार को रोका जाए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ये लड़ाई कह सकते हैं कि सिर्फ कानूनी या भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है। बीजेपी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की छवि मजबूत हो और वे राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर, जो कि रेखा गुप्ता, जो दिल्ली की नई सीएम है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी दिल्ली में। अगर ऐसा ही है तो दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में बीजेपी की पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कितनी विश्वसनीय है, इस बात को अडानी के मुद्दे से लेकर समझा जा सकता है। वैसे पिछले कई सालों से विपक्ष ने मोदी जी और अडानी के रिश्तों को लेकर सवाल पूछे हैं। वहाँ न कोई पारदर्शिता देता है, ना कोई जवाबदेही की बात करता है। अभी अमेरिका में भी जब मोदी जी से ये अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो मोदी जी ने उसे व्यक्तिगत मामला बता के वहाँ पारदर्शिता और जवाबदेही को शून्य कर दिया। नवंबर 2024 में अमेरिका के न्याय विभाग ने अडानी और उनके भतीजे पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के ठेके लेने के लिए अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, जिससे भारतीय सरकारी कंपनियों को न सिर्फ घाटा हुआ बल्कि अडानी समूह को भयंकर फायदा भी हुआ। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि भारत के अंदर कोई कंपनी जैसे अडानी समूह भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके लिए ईडी और सीबीआई की जांच कहीं भी नहीं आपको दिखेगी। ना कोई ट्रांसपेरेंसी की बात करेगा, ना कोई जवाबदेही की बात करेगा। अब सोचिए, भारत में रिश्वत देने की बात हो रही है और जांच कौन कर रहा है? अमेरिका। दूसरा उदाहरण देखिए, जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी पर शेयर बाजार में हेरफेर करने का और धोखाधड़ी का आरोप लगता है। तब ना उनके खिलाफ कोई जांच होती है, ना कोई सीबीआई, ईडी, ना कोई पारदर्शिता की बात होगी, ना कोई जवाबदेही की बात। मुद्दा नंबर 3, सितंबर 2021 में
गुजरात के कच्छ जिले में अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर लगभग 3,000 करोड़ हीरोइन जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। इसकी अभी तक जांच कहां तक पहुंची, एनआईए को ये जांच सौंपी गई थी, उसका अभी तक कोई जवाबदेही नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। सिर्फ दिल्ली के मामले में और विपक्ष की पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसे हम आज दिल्ली में विपक्ष में कहेंगे, उसके खिलाफ ही आपको हमेशा दिल्ली की, चाहे एलजी साहब हों, चाहे दिल्ली की सीबीआई, ईडी हो, ये सब ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे। और अब जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से ये लगातार कैसे भी करके आम आदमी पार्टी, उनके नेता और उनके खिलाफ जांच के आदेश पारित कर रहे हैं। जैसे मानो विपक्ष की आम आदमी पार्टी ही सबसे बड़ी देश की समस्या है, सब जगह बाकी सब बढ़िया चल रहा है, सब सही चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब आप लोग डिसाइड करिए भाई, क्या ट्रांसपेरेंसी, क्या जवाबदेही, किसकी जवाबदेही होनी चाहिए, किससे सवाल पूछे जाने चाहिए, क्या सवाल सत्ताधारी पार्टियों से होने चाहिए या सिर्फ विपक्ष की पार्टियों से होने चाहिए। और यहाँ पर मीडिया के भी योगदान को नहीं भूलना है कि मीडिया जिन मुद्दों को उठाना चाहिए क्या उनको उठा पा रहा है। ये देश सिर्फ आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ केजरीवाल या बीजेपी तक सीमित नहीं है। इस देश की तमाम समस्याएं हैं जिन पर बात होनी चाहिए और जिनका सरोकार सीधा आम आदमी से है, उन मुद्दों को मीडिया को उठाना चाहिए। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।